हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून। ठीक है गाइस, आज हम जो चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, फुल टू फ्लैश रिवीजन होगा। ठीक है, इसमें एक एक कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, एक एक लाइन आपको अच्छी तरह बताते हुए चलूंगा। ठीक है, चाहे थ्योरी का क्वेश्चन हो या प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आए, यू विल बी इजी टू गिव द आंसर योर इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो रहा है। दैट विल बी गुड। ओके, सबसे पहले साइलेंट फीचर ऑफ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले बेसिक फीचर ये होता है कि ये एरर्स को आइडेंटिफाई करता है। रिकंसिलिएशन का बेसिक फीचर ये है कि ये एरर्स को आइडेंटिफाई करता है जो आपने या तो कैश बुक में करे हो या पासबुक में करे हो, दोनों में से कोई भी अगर आपने एरर कराया तो उसको आइडेंटिफाई करेगा और आपको बता देगा। ठीक है, दूसरा है अगर कोई टाइमिंग डिफरेंस की वजह से कोई एरर आया हो, जैसे कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, उसके हिसाब से क्लियरेंस ऑफ द चेक को उसको आइडेंटिफाई करेगा। वो आपको बताएगा ये चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए या ये चेक अभी तक डिपॉजिट नहीं हुए। ठीक है, ए रेगुलर रिकंसिलेशन डिस्करेज, अगर रेगुलर रिकंसिलेशन डिस्करेज करता है अकाउंटेंट को कि वो कोई चोरी ना करे या कोई फेरबदल ना करे आपके अकाउंट्स में। ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया एरर्स मींस एरर इन कैश बुक और पासबुक को आइडेंटिफाई करता है, चेक के डिलेड क्लियरेंस को आइडेंटिफाई करता है और रेगुलर चेकिंग करता है अकाउंटेंट। ये तो साइलेंट फीचर्स हो गए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा साइलेंट फीचर्स, तो आपको ये लिख देना है। ठीक है, बेसिकली ये बता रहा हूँ मैं आपको, जो ये कैश बुक वाला चैप्टर है ना, आपके एग्जामिनेशन में 8 से 10 नंबर तक का कवरेज करता है। ये सिर्फ अकेला चैप्टर 100 में से 10 नंबर ये आपको दिलवा सकता है अगर आप इसको अच्छी तरह करते हो तो। ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ चेकबुक कैश, डिफरेंसेस क्या होते हैं इसके अंदर? दो तरह के डिफरेंस होते हैं, एक तो टाइमिंग डिफरेंस और एक होता है एरर्स। टाइमिंग डिफरेंस वो डिफरेंस होता है जो चेक डिपॉजिट किया बट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए बट वो अभी पता नहीं चले, बाद में पता चलेंगे जब हमें वो चार्जेस मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा होता है एरर्स। एरर मतलब गलत एंट्री, गलत उसको प्लस करना चाहिए था पर हमने माइनस कर दिया। ठीक है, मतलब चेक चेक डिपॉजिट था पर उसको हमने चेक विड्रॉ दिखा दिया। लाइन बाय लाइन आपको हर चीज अच्छी तरह बताऊंगा, आपको बिल्कुल ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। पासबुक आपको पता ही है, डेट का कॉलम होता है, उसमें पार्टिकुलर्स जिसमें लिखा होता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन है। आप अपनी घर की पासबुक देखोगे तो उसमें डेट का कॉलम होगा, किस डेट वो ट्रांजेक्शन हुई है, पार्टिकुलर्स लिखा होगा कि उसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, बैंक चार्जेस है, बैंक इंटरेस्ट है, चेक क्लियर्ड है, चेक नंबर लिखा होता है वहां पे। ठीक है, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा होता है किस तरह के ट्रांजेक्शन है, और यहाँ पे चेक नंबर लिखा होता है कि आपने जो चेक इशू करा उसका क्लियर होने वाला चेक नंबर, और अगर आपको किसी ने चेक दिया है और आपके बैंक को पैसा आ गया वो वाला चेक नंबर। ठीक है, विड्रॉल लिखा होता है डेबिट। यहाँ डेबिट बेसिकली क्या होता है देखो, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, कैश बुक होता है और एक पासबुक होता है। कैश बुक कंपनी बनाती है या हम बनाते हैं जो अकाउंटिंग कर रहा है, पासबुक बनाता है बैंक। बेसिकली देखो, पासबुक में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप चेंज सिर्फ कर सकते हो कैश बुक के अंदर। ठीक है, पासबुक में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। पासबुक को बैंक ने पासबुक दे रखा होता है जो उसके कस्टमर होते हैं, और उसको मंथ में जब जब भी आपको एंट्री कराना हो आप बैंक जाके उसको एंट्री करा दोगे, तो पासबुक का बैलेंस कभी चेंज नहीं होता। कैश बुक का बैलेंस में आप फेरबदल कर सकते हो। तो बैंक रिकंसिलिएशन बेसिकली कैश बुक के बेसिस पे ही बनाया जाता है, याद रखना। जो भी आपको फेरबदल करनी है आप कैश बुक में ही करोगे, पासबुक में नहीं करोगे। जब हमारे पास पैसा आता है तो हम एंट्री डालते हैं। देखो, जब आप पैसा बैंक में जमा कराते हो तो वो आपके लिए बैंक असेट्स बन जाता है। आप क्या करते हो, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आप एंट्री करते हो जब पैसा बैंक में जमा कराते हो। 10,000, 10,000 बैंक के आपके लिए असेट्स है। असेट से बैंक में आपने पैसा जमा कराया, वो असेट से। पर आप वो सोचो वो बैंक के लिए क्या है, बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी, आपने किसी को पैसा दिया, ठीक है, आपने बोला कि पैसा आप रखो, जब मेरे को चाहिए होगा मैं ले लूंगा। तो जिसको आपने दिया है वो पैसा वो बैंक है, और बैंक के ऊपर आपने लायबिलिटी चढ़ा दी है। तो जब भी आप पैसा जमा करते हो तो बैंक उसको क्रेडिट करता है और लायबिलिटी बढ़ जाती है बैंक की। ठीक है, और जब आप पैसा निकालते हो तो बैंक उसको डेबिट कर देता है। जब भी आप देखो, आपको बैंक में पैसा एटीएम से निकालते हो, किसी भी तरीके से आपसे बैंक का पैसा डिडक्ट होता है, तो आपके पास क्या आता होगा, योर बैंक अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹100।
तो डेबिटेड मतलब बैंक ने अपनी लायबिलिटी 100 रुपए कम कर ली है, मतलब आपका जो वहां पे असेट्स था 100 रुपए कम हो गया है, मतलब 9,900 हो गया है वो। तो बेसिकली बैंक डेबिट इसलिए करता है विड्रॉल को, क्योंकि बैंक अपनी लायबिलिटी कम करता है, और डिपॉजिट को क्रेडिट इसलिए करता है कि बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बिल्कुल इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाओ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है रिकंसाइल आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस बिटवीन टू सोर्सेज एंड एलिमिनेट दैट डिफरेंसेस। दो सोर्सेज के बीच में आइडेंटिफाई करना है डिफरेंसेस को कैशबुक और पासबुक में, और जो इनके बीच में डिफरेंस है उसको खत्म करना है, उसी को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। वेदर वी डिपॉजिट और विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक इट हैज ऑलरेडी रिकॉर्डेड टू प्लेस। ठीक है, डिपॉजिट और विड्रॉ को हमेशा दो जगह पे लिखा जाता है, एक लिखा जाता है बैंक कॉलम होता है कैशबुक, और एक लिखा जाता है बैंक स्टेटमेंट में मतलब पासबुक के अंदर। ठीक है, कैशबुक जो होता है उसके अंदर जो बैंक वाला कॉलम होता है उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास पैसा है तो डेबिट करेंगे अपनी कंपनी में, वही सेम बैंक उसको क्रेडिट करेगा। हमारे पास पैसा है तो हम क्रेडिट गया है, या पैसा कम है तो हम क्रेडिट करेंगे और बैंक उसको डेबिट करेगा। हमारी असेट्स है इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं, बैंक के लिए वो लायबिलिटी है इसलिए वो क्रेडिट कर रहा है। हमारे लिए वो कम पैसा हो गया इसलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं, बैंक की लायबिलिटी कम हो गई इसलिए वो डेबिट कर रहा है। ठीक है, बेसिकली ये समझते हुए चलो। इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के लिए वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिससे वो कंट्रोल को आइडेंटिफाई करता है कि उस हमारे कंट्रोल सही है कि नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, एरर को डिटेक्ट करता है, फ्रॉड को देखता है, फ्रॉड तो नहीं हुआ कहीं। ठीक है, इरेगुलरिटीज तो नहीं है, इरेगुलरिटीज तो नहीं है, इरेगुलरिटीज तो नहीं है इफ एनी एट द टाइम ऑफ पासिंग एंट्रीज इन कैशबुक। कैशबुक में या तो हुई है बैंक की तरफ से पासबुक में हो गई एंट्री, पर पासबुक को हम चेंज नहीं कर सकते, कैशबुक को हमें चेंज करना होता है। ठीक है, वेदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, सिंस फ्रॉड कैन बी डिटेक्टेड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, देयरफॉर अकाउंटेंट आर केयरफुल। जो भी अकाउंटेंट कैश के लिए जिम्मेदार होता है वो केयरफुल होता है कि भाई अगर मैंने कोई फ्रॉड करा तो रिकंसिलिएशन में पकड़ा जाऊंगा, तो इसीलिए वो जल्दी से फ्रॉड नहीं करते अगर रिकंसिलिएशन रेगुलरली होता है तो। ठीक है, और रिकंसिलिएशन में हमेशा वही एंट्री आएगी जो बैंक से रिलेटेड होगी, ये नहीं कि आपने कैश कहीं खर्च कर दिया और तो वो रिकंसिलिएशन में नहीं आएगी, बैंक रिकंसिलिएशन में नहीं आएगी वो। ठीक है, बीआरएस में सिर्फ वही एंट्री आती है जो बैंक से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइलेंट फीचर जो हमने ऊपर पढ़े थे वो देख लो। द रिकंसिलिएशन ब्रिंग आउट एनी एरर दैट में कमिटेड आइदर इन द कैशबुक और पासबुक। कुछ भी कैशबुक और पासबुक में एरर हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, उसके बाद एनी डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक, जो डिले हुआ है चेक को क्लियरेंस करे उसको रिकंसिलिएशन में शो करता है। ठीक है, अकाउंटेंट को डिस्करेज करता है कि वो चोरी चकारी ना करे, अपना काम ईमानदारी से करे, चोरी चकारी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, इट्स हेल्प इन एक्चुअल और ट्रू पोजीशन ऑफ द बैंक बैलेंस। जो हमारा बैंक का बैलेंस है वो एक्चुअल पोजीशन क्या है उसकी, उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है कि हम हमारा बैंक का बैलेंस कम आ रहा है और हमारा बैलेंस ज्यादा आ रहा है, तो वो उसके जो बीच में जो डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई करता है वो बेसिकली। ठीक है, डिफरेंस कितने तरह के होते हैं? एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, एक होता है एरर्स, एक होता है ट्रांजेक्शन डिफरेंस। अब देखो लाइन से टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, टू डिफरेंस टाइम्स ने कैशबुक और पासबुक। पासबुक में वो कैशबुक में जल्दी हो गया, पासबुक में लेट हुआ, या पासबुक में जल्दी हो गया, कैशबुक में लेट हुआ। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, ये मिस्टर ए इशू ए चेक टू पीक्यूआर लिमिटेड। मिस्टर ए ने चेक इशू करा पीक्यूआर लिमिटेड को। उसने जब चेक इशू करा होगा ना तो उसने अपने कैशबुक में उसी टाइम बैलेंस माइनस कर दिया होगा, बट वो चेक क्लियर नहीं हुआ अभी, अपने उसने माइनस कर दिया, वो चेक क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो उसने बैंक तो उसको चेक को सही करने के लिए उसको वापस उस चेक को ऐड करना होगा। ठीक है, सिमिलरली उसने पीक्यूआर लिमिटेड ने क्या करा होगा, चेक उसको मिल गया होगा तो उसने ऐड कर दिया होगा कैशबुक में, पर बैलेंस ऐड कर दिया होगा, पर वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जब तक वो मनी कलेक्ट ना कर ले तो पासबुक में नहीं आएगा, तो इसलिए पासबुक के बैलेंस को मैच करने के लिए उसको अपने कैशबुक में माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये अच्छी तरह भी नीचे बहुत सारी एंट्री आएगी वो समझाऊंगा। ट्रांजैक्शन डिफरेंस क्या होता है?
कोई ट्रांजैक्शन बैंक कस्टमर को बताए बिना ही कर देता है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव। बैंक में जो हमारा बैलेंस पड़ा है उसके ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, तो बैंक ने तो एंट्री कर दिया होगा, हमें जब पता चलेगा जब हमारे पास पासबुक आ जाएगी। ठीक है। दूसरा, बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए, जो हमें जब पता चलेगा कि जब हमारे पास पासबुक आ जाएगी कि हमें माइनस करना है, फिर उसने बैंक ने हमारे ब्याह पे पेमेंट कर दी, जैसे LIC की पेमेंट कर दी, इंश्योरेंस की पेमेंट कर दी। ठीक है। तो वो हमें जब पता चलेगा जब हमारे पास पासबुक आ जाएगी। तो ये ट्रांजेक्शन डिफरेंस है। एरर्स क्या होता है? कोई एरर हमने कर दिया, मिस्टेक और एरर मेड इन प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट अदर इन बैंक और कस्टमर। चाहे कस्टमर ने एरर कर दिया हो या बैंक ने एरर कर दिया हो, मतलब 1 लाख का एंट्री को 10,000 शो कर दिया हो। ठीक है। कुछ भी तरह के एरर हो सकते हैं। लाइन बाय लाइन जैसे जैसे हम एंट्री नीचे पढ़ते जाएंगे तो वो पता चलेगा। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरह समझना है। यहाँ से अब देखो ध्यान से, जो भी आप एंट्री करोगे उसको कैश बुक के बेसिस पे ही समझ के करनी है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि उसको पासबुक में कैसे करना है। जो भी आप फेरबदल कर सकते हो सिर्फ कैश बुक में कर सकते हो। रिकंसिलेशन प्रिपेयर करना है और उसको कैश बुक के बेसिस पे प्रिपेयर करना है। कैश बुक के बेसिस पे ही आपको समझना है। फिर मैं आपको बताऊंगा अगर बैलेंस एज पर बैंक लिखा हो तो आपको क्या करना है। ठीक है, फेवरेबल इनफेवरेबल की भी बात करेंगे। 4 तरह के बैलेंस होते हैं, चारों तरह की बात करेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन चलना है आपको। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू हो गया पर वो प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब चेक इशू हो गया तो आपने अपने कैश बुक से माइनस कर दिया होगा कि भाई हमने तो चेक इशू कर दिया। अब भाई वो तो सामने वाली पार्टी की गलती है ना कि उसने बैंक में चेक जमा नहीं करा, तभी तो पैसा आएगा। तो हमने कैश बुक में एंट्री तो इमीडिएटली कर दी होगी, पर पासबुक में एंट्री जब होगी जब चेक प्रेजेंट होगा पेमेंट के लिए, तो वो गैप जो हुआ है उसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए उसको करेक्ट करने के लिए चेक इशू को हमने माइनस कर दिया था, अब उसको प्लस कर देंगे क्योंकि बैलेंस, देखो बैलेंस दोनों का ऐसा था, कैश बुक और पासबुक का। चेक इशू कर दिया तो हमने बैलेंस कम कर दिया होगा, पर इसका बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो उसको करेक्ट करने के लिए उसको फिर से ऊपर उठा देंगे, मतलब प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? नीचे आ जाओ। चेक डिपॉजिट विद द बैंक बट नॉट क्लियर। ये है, चेक आया, हमारे पास चेक आया तो हमने उसको बैंक में ऐड कर दिया होगा कैश बुक की बैंक कॉलम में। ये कैश बुक है, ये पासबुक है, तो इसमें हमने ऐड कर दिया होगा, बैलेंस यहाँ पहुंच गया होगा कैश बुक का, पर क्लियर नहीं हुआ, मतलब बैंक में वो जमा नहीं हुआ, या जमा हुआ तो अभी तक उसका बैलेंस अभी तक हमारे पास आया नहीं है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है जिस दिन रिकंसिलेशन कर रहे हैं उस दिन क्या करेंगे, इसको में ही चेंज कर सकते हैं, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये वापस यहाँ पे आ जाएगा बराबर। ठीक है, as soon entry is made debit side of the bank column of the cash book के बैंक कॉलम में हम उसको ऐड कर दिया होगा, बट यूजुअली बैंक क्रेडिट द कस्टमर ओनली व्हेन दे हैव रिसीव्ड द पेमेंट फ्रॉम द बैंक कंसर्न। जिस बैंक का वो चेक है जब उससे वो ले लेंगे पेमेंट, जब भी वो उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो वो गैप जो हो जाता है उसी को रिकंसाइल करना है। मतलब पहले हमने चेक डिपॉजिट करा था तो प्लस कर दिया होगा, पर वो बैलेंस डिफरेंस हो गया तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउ द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक ने अपने पासबुक में प्लस कर दिया होगा। ये कैश बुक है, पासबुक है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो पासबुक में प्लस कर दिया होगा, पर कैश बुक में कुछ नहीं करा। इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो आप इसमें क्या करोगे, प्लस करोगे, तो इसको यहाँ पे बराबर लाने के लिए प्लस करोगे। ठीक है, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट और एक्सपेंस चार्ज किया तो बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा। ये जो डिफरेंस आया तो कैश बुक में आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो इसलिए इसको बराबर करोगे। Interest charged by the bank, amount bank charges enter in the customer account later in the passbook. ठीक है, the customer make require entry only after seeing the passbook or bank statement that are debited to customer account by bank. Therefore, till such entry pass in cash book, bank balance as per the passbook is less than the bank balance of the cash book. तो इसलिए उसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, ओ सॉरी माइनस कर देंगे, माइनस, तो बैलेंस हमारा मैच हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, कोई हमारे शेयर्स हैं, ठीक है, और कुछ हमने एफडी कर रखी है, तो इंटरेस्ट आया हमें तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, पर कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा ना, तो हम चेंज किस में कर सकते हैं, सिर्फ कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक ही कंपनी बनाती है, जो अकाउंटेंट बनाता है, तो इसलिए इसको इसमें ऐड कर देंगे हम। ठीक है,
डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक ने कोई पेमेंट कर दिया, हमारे इंस्ट्रक्शन थे बैंक को कि आप पेमेंट कर देना, ठीक है, चाहे वो इंश्योरेंस प्रीमियम का हो, LIC प्रीमियम का हो, लोन का पेमेंट हो सकता है, कुछ भी तरह का पेमेंट हो सकता है। तो ठीक है, द कस्टमर में कम टू नो ऑफ द पेमेंट ओनली सीइंग द पासबुक, या तो पासबुक या बैंक स्टेटमेंट देख के उसको पता चलेगा। तो जब वो देखेगा कि मैं पेमेंट कर रखा है तो अपने कैश बुक में वो माइनस कर देगा, ठीक है। डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय कस्टमर, कोई कस्टमर था, अरे यार इनसे हमने ना सामान खरीदा था, अब उसकी पेमेंट कर देते हैं। तो पहले हमारा बैंक का बैलेंस ये था, उसने पेमेंट करा तो बैंक में उसने हमें नहीं बताया, डायरेक्ट हमारा अकाउंट उसके पास था, उसने जमा कर दिया, तो हमारा बैंक का बैलेंस यहाँ हो गया होगा, कैश बुक यहाँ था। जब हम पासबुक देखेंगे फिर हम उसके अंदर एंट्री करेंगे कि भाई इसने यहाँ पे पैसा आया है तो कस्टमर जमा कर दिया, तो इसको भी ऐड कर दो, बराबर कर देंगे। ठीक है, आपको ये देखना है कि ऐड करना है, लेस करना है, ये समझा रहा हूँ मैं। डिसऑनर ऑफ ए बिल डिस्काउंटेड बाय द बैंक, अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा केस इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये दोनों का बैलेंस था, ठीक है, हमने बैंक से पैसा डिस्काउंट करा लिया था बिल, तो बैंक ने हमें पैसा दे दिया था उस टाइम, ठीक है। अब वो चेक ना डिसऑनर हो गया, या वो बिल जो कस्टमर ने दिया था बैंक को वो डिसऑनर हो गया, मतलब जिसके नाम का बिल था वो पेमेंट करने से बना कर रहा है बैंक को। तो बैंक क्या करेगा, बैंक ने आपको 1 लाख रुपए दिए थे, वो बैंक को नहीं मिल रहे, तो बैंक आपके बैलेंस से काट लेगा, बैंक के आप बैलेंस से काट लेगा। जब आप देखोगे अपने चार्जेस के साथ काट लेगा। दो बैंक आप देखोगे कि भाई इसने काट लिया, तो आप रिकंसिलेशन में क्या करोगे, चार्जेस के साथ उसको माइनस कर दोगे जो उसने काटा है, ठीक है, आप इसको माइनस कर दोगे। द बैंक इज नॉट एबल टू रिसीव द पेमेंट ऑन प्रोमिसरी नोट और बिल्स रिसीव, जो भी हो सकता है, बिल्स रिसीवल बिल, ठीक है, बिल के ऊपर पेमेंट नहीं ले पा रहा वो, ठीक है। इट विल डेबिट द कस्टमर अकाउंट टुगेदर विद द चार्जेस का, जो 1 लाख प्लस 1,000 उसके मान लो चार्जेस हैं, तो उसके साथ उसको डेबिट कर देगा। द कस्टमर विल नेचुरली मेक एंट्री ओनली पासबुक, जब वो देखेगा पासबुक उसके बाद ही वो एंट्री करेगा, ठीक है। इसने जैसे यहाँ कैश बुक में एंटर कर रखा है 20,000 था, 30,000 आ गया, तो 23,000 बैलेंस हो गया, ठीक है। कैश बुक में इसने एंट्री कर दिया, पर भाई उसने तो 3,000 तो क्लियर ही नहीं हुआ, 3,000 तो क्लियर ही नहीं हुआ, तो 20,000 ही बैलेंस रहेगा, और 100 रुपए वो और चार्ज कर लिया उसने, 19,900 कर दिया उसने, ठीक है। मतलब उसने क्या किया, तो मिस्टर एक्स क्या करेगा, 23,000 में से 3,000 प्लस 100 रुपए जो उसका चार्जेस है वो माइनस कर देगा, तो 19,900 रिकंसिलेशन में उसका बैलेंस एज पर पासबुक मैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, बैंक ने कस्टमर के बिहाफ पे बिल कलेक्ट कर दिया, तो बैंक ने ऐड कर दिया होगा, पर कस्टमर को जब पता चलेगा, जब वो पासबुक देखेगा तो वो भी ऐड कर देगा, ठीक है। पासबुक में तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, ट्रांजैक्शन है, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग इन कैश बुक है और टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ पासबुक है, ये आप खुद देख लेना, जो ऊपर मैंने बताया है वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इसको खुद देख लेना। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कर देना। इलस्ट्रेशन इस वीडियो में नहीं कराने वाला है, इसमें मैं सब चीज आपको कॉन्सेप्ट वाइज अच्छी तरह बताते हुए चलूंगा, ठीक है। अब देखो एरर्स क्या है, ठीक है। वाइल रिकॉर्डिंग द एंट्रीज, जब आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो तो एरर हो सकता है वहां पे, ठीक है, चाहे वो कैश बुक में हो या पासबुक में, दोनों में एरर हो सकता है, ठीक है। बैंक कभी रेयरली एरर मेक करता है, बैंक कभी एक बार गलती करता है, पर जो हमारा कैश बुक है उसमें, क्योंकि बैंक में तो जो एंट्री कर रहा है पासबुक वो ऑटोमेटिक होती है, तो वहां पे एरर होने के चांस बहुत कम होते हैं। पर कैश बुक में क्या होता है कि वहां पे एरर हो सकता है, क्योंकि वो इंडिविजुअली कोई पर्सन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है, तो ह्यूमन एरर होने का चांसेस होता है, ठीक है। तो सम एरर इंक्लूड कमीशन ऑफ एंट्री, ठीक है, मतलब उसका नेचर ही चेंज कर दिया है, कमीशन ऑफ एरर मतलब उसका नेचर ही चेंज कर दिया। एरर कुछ भी हो सकता है, हो सकता है मतलब कि जिसको हमें डेबिट करना चाहिए था जो उसको हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, मतलब हमने एंट्री गलत कर दी, ठीक है। इनकरेक्ट अमाउंट 1,000 की जगह हमने 10,000 लिख दिया, ठीक है, चाहे वो डेबिट हो क्रेडिट हो। रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री ऑन द रॉन्ग साइड, आप रॉन्ग साइड ऑफ द बुक, आपको डेबिट साइड एंट्री करनी थी, आपने क्रेडिट साइड एंट्री कर दी, ठीक है। रॉन्ग टोटलिंग में गलती कर दी, ठीक है। दूसरे बैलेंस बीडी में जो बैलेंस
BD आना चाहिए था, वहां पे आपको 10,000 आना चाहिए था, पर आपने वहां पे 9,000 ही लिखे। ठीक है, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ द बुक एंड रिकंसिलेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन और द अदर पार्टी की जो मतलब जो सामने वाला पासबुक था उसमें आपने गलत कर दिया है। पासबुक, अब इस पे आ जाऊंगा। प्रोसीजर फॉर रिकंसिलेशन ऑफ द कैश बुक बैलेंस विद द पासबुक बैलेंस। कैश बुक बैलेंस को पासबुक बैलेंस से रिकंसिलेशन करने का प्रोसीजर क्या क्या होता है। ठीक है, अब 4 तरह के हमारे पास बैलेंस दिए होते हैं हमारी बुक में। सबसे पहला होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक मतलब हमारे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, जैसे मान लो 1 लाख पड़ा हुआ तो 1 लाख। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक मतलब हमारे बैंक में पैसा माइनस में पड़ा हुआ है, मतलब ओवरड्राफ्ट अकाउंट है हमारा, तो इसलिए -1 लाख रुपए। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर द पासबुक मतलब डेबिट डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट आप कुछ को करते हो, असेट्स को करते हो। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक मतलब क्रेडिट हमारा असेट्स कम है, मतलब 1 लाख रुपए जब भी माइनस में आ रहा है। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब पासबुक में डेबिट होने का मतलब कि बैंक में लायबिलिटी ज्यादा है। लायबिलिटी ज्यादा है तो मतलब नहीं, बैंक में लायबिलिटी कम है। लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, लायबिलिटी कम हो जाती है तो क्रेडिट डेबिट किया जाता है। तो बैंक का हमारे पे 1 लाख का कर्जा है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस शब्द पासबुक मतलब 1 लाख का हमारा बैंक में पैसा जमा हो रखा है। डेबिट आप कोई एक तरह से एंट्री समझ लो, डेबिट बैलेंस शब्द एज पर द कैश बुक के हिसाब से आप एंट्री समझ लो, आपका ऑटोमेटिक सारा एंट्री हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने लिखा रखा है वो उसको याद कर लो। अब यहाँ पे देखो ना, मैं जो समझाने वाला हूँ आपको वो समझो। ठीक है, अब ये जो समझाने वाला हूँ वो समझो आप, इसको आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे जो मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, अब 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है कैश बुक और एक होता है पासबुक। ठीक है, यहाँ से समझो आप। सबसे पहले होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको बिल्कुल वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, कहीं भी बीच में स्किप करा तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्किप हो जाएगा, जहां तक अब तक समझा है सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। प्लीज वीडियो पूरी देखो, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज वीडियो पूरी देखो और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक मीन्स है वो क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब हमारे अकाउंट में 1 लाख जमा हो रखा है तो लायबिलिटी है पासबुक वाले की कि 1 लाख हमें पे कर देगा, मतलब बैंक के ऊपर लायबिलिटी है। आप सिंपल ये समझो कि डेबिट का मतलब वहां क्रेडिट होता है, यहाँ क्रेडिट का मतलब वहां डेबिट होता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक मतलब फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक मतलब फेवरेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस कर दोगे सही करने के लिए, प्लस है तो यहाँ माइनस कर दोगे। समझे? अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक के हिसाब से शुरू कर रहे हो तो माइनस है तो यहाँ माइनस कर दोगे, प्लस है तो यहाँ प्लस कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस कर दोगे। यहाँ पे क्या है, माइनस है तो प्लस कर दोगे, प्लस है तो माइनस कर दोगे, मतलब ये दोनों सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा। अब क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करेगा कि फेवरेबल बैलेंस एज पर द कैश बुक कितना है, तो याद रखना है वो डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक है, ये अनफेवरेबल है। ठीक है, ये अनफेवरेबल है। ठीक है, अनफेवरेबल है। तो ये आप याद कर लो ये कैसे है, ये चीज 9 आउट ऑफ 10 टाइम इसमें से क्वेश्चन आता है, 9 में से 10 बार में इसी में से क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन ये आपको अच्छी तरह समझना है पहले। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जब आप इस प्रैक्टिस मैनुअल में वो स्टडी मटेरियल में नीचे आओगे तो आपको यही चीज उसने चार्ट फॉर्म में समझा रखी है। ये देखो, डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक मतलब फेवरेबल बैलेंस एज पर द कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक मतलब अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ द कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर द पासबुक मतलब। अब ये देखो, ये दोनों हमेशा सेम रहेगा और ये दोनों हमेशा सेम रहेगा। देखो यहाँ पे क्रेडिट एज पर द कैश बुक और क्रेडिट एज पर द पासबुक हमेशा सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पे है सेम जो मैंने लिखवाया है।
देखो सेम है, क्रेडिट एज पर द कैश बुक और क्रेडिट एज पर द पासबुक सेम है ना, हमेशा सेम रहेगा और ये सेम रहेगा, याद रखना है। आप इसको नोट कर लो बेशक जो मैंने लिखवाया है, और उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो वो यही सारी एंट्री यहाँ पे है, जो यहाँ पे माइनस हो, जो यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे भी हो रहा है, ऐड हो रहा है तो यहाँ भी ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझना है, फिर उसके बाद ही उसका आंसर करना है, ठीक है। फेवरेबल बोल रहा है, अनफेवरेबल 9 आउट ऑफ 10 टाइम बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, तो इसलिए उनका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझना है पहले, ये वही सब क्वेश्चन है। ये सारे एडजस्टमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप एक बार पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ आता चले जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फाइनल बैलेंस में आपको क्या लिखना होता है। इफ आंसर इज पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव है तो मतलब वो क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक है, क्रेडिट मतलब हमारे लिए प्लस है वो। अगर आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक है, ठीक है, हमारे लिए फायदा है, ठीक है। अगर आंसर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या था, कैश बुक था तो इसलिए पासबुक का बैलेंस आएगा, यहाँ हमारा कैश बुक था तो इसलिए पासबुक का बैलेंस आएगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो डेबिट बैलेंस एज पर द पासबुक है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक, मतलब वहां का जो उल्टा ही नीचे हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैंने बता दिया। अब यहाँ पे दो तरह के अप्रोच हो जाते हैं, या तो प्लस माइनस अप्रोच कर दो या बैलेंस प्रेजेंटेशन कर दो, इस हिसाब से कर सकते हो पेपर में, या दोनों का अलग अलग प्लस और माइनस का कॉलम बना बना के यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सॉरी सॉरी, होप सो मैंने रिकंसिलिएशन अच्छी तरह समझाने की कोशिश करी है आपको, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, कहीं आपको दिक्कत नहीं हुई होगी जहां तक मैं जानता हूँ। आप इसको अच्छी तरह करो, समझो, उसके बाद आप अपने सारे प्रैक्टिस मैनुअल के, स्टडी मटेरियल के, पिछले साल के आरटीपीस एमटीपीस वो सारे आप करो। उसके बाद कुछ कहीं डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे कमेंट करके बता देना, हम उसको और अच्छी तरह आपको पर्सनली में कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नीचे मैंने उनके लिंक दे दिए हैं, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। आई विल हैप्पी टू हेल्प यू, क्योंकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, मैं और कुछ नहीं चाहता। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल।